नमस्कार साथियों, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ आज का अगला टॉपिक है। इस व्यक्तित्व मापन की विधियों में कल हम कितनी पढ़ चुके थे? तो व्यक्तित्व मापन की विधियों में कल अपन ने पढ़ा था परिसूचियाँ। व्यक्तित्व की कितनी परिसूचियाँ होती है, इसके बारे में चर्चा कर ली थी। एक तो हम क्षमा प्रार्थी की बैकग्राउंड नॉइज़ है जो आ रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। व्यक्तित्व परिसूचियों के बाद पढ़े थे व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियाँ, और अप्रक्षेपी विधियों के बाद आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ। प्रक्षेपी विधियाँ, अप्रक्षेपी विधियाँ और परिसूचियों में जो अंतर है वो लास्ट में अपन डिसाइड करेंगे। फिर भी परिसूचियाँ और अप्रक्षेपी विधियाँ हैं वह चेतन मन के मापन से संबंधित ज़्यादा हैं, जबकि प्रक्षेपी विधियाँ क्या होती है इसको एक छोटे से फॉर्म में समझ लें तो यह है अचेतन मन का अध्ययन करना। प्रक्षेपी विधियाँ एक शब्द से बना है प्रक्षेपण। अब प्रक्षेपण क्या होता है और इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था सिगमंड फ्रायड ने, और सिगमंड फ्रायड द्वारा इस शब्द का उपयोग करके इसकी व्याख्या की गई थी। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? तो अस्पष्ट सामग्री की व्याख्या करना। अस्पष्ट सामग्री की व्याख्या करना, और अस्पष्ट सामग्री की व्याख्या का अर्थ क्या हुआ तो उसको समझ लें कि आपके सामने कोई अस्पष्ट सामग्री है, वही आपके लिए एक उद्दीपक का कार्य करती है, और इस उद्दीपक के प्रति अगर अपनी भावनाओं से ये अन्य उद्दीपक है, अपनी भावनाओं से प्रकट करना, मतलब किसी अन्य उद्दीपक के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करना, यही कहलाता है प्रक्षेपण कहलाता है। और इसके लिए एक काव्योक्ति प्रयुक्त होती है, जिसकी जैसी भावना वैसा ही उसका विचार आता है। तो प्रक्षेपण शब्द सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने यूज़ किया था, और इसका अर्थ होता है अस्पष्ट सामग्री की व्याख्या करना अपने विचार से, या कह सकते हैं अपनी भावनाओं को किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से प्रकट करना। अब प्रक्षेपण की कितनी प्रविधियाँ होती है या प्रक्षेपी विधियाँ कितने प्रकार की होती है? तो प्रक्षेपी विधियों के अध्ययन के लिए हम इसके 3 भाग कर रहे हैं। यह 3 भाग है उसी का अध्ययन करेंगे। आज इसके 2 भागों का अध्ययन करेंगे और तीसरा भाग है वो कल अंतिम बचेगा। इसके बाद समायोजन स्टार्ट करेंगे। प्रक्षेपण विधियों में सबसे पहली आती है साहचर्य तकनीक। साहचर्य तकनीक क्या होती है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साहचर्य तकनीक के बाद दूसरा आता है IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट या साई धब्बा परीक्षण, और तीसरे प्रक्षेपण विधियों में आती है बोध परीक्षण। बोध परीक्षण। तो प्रक्षेपण की विधियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भाग हैं। साहचर्य तकनीक, साई धब्बा परीक्षण जिसको IBT बोला जाता है, साई धब्बा, इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ, साई धब्बा परीक्षण। और साई धब्बा परीक्षण करते ही आपके मन में हरमन रोशा का नाम आता होगा, लेकिन हरमन रोशा ने ही इसका ठेका नहीं ले रखा था। किसी भी चीज़ की कई सारे ऑप्शन हैं, आप इसका विस्तृत अध्ययन आज करेंगे। साहचर्य तकनीक क्या होती है? तो साहचर्य तकनीक है उसके 4 भाग हैं। अगली स्लाइड में हम ले लेते हैं इसको। साहचर्य तकनीक के कितने भाग हैं? तो साहचर्य तकनीक तीनों का वर्गीकरण मैं वापस कर देता हूँ। सबसे पहले आता है साहचर्य तकनीक। साहचर्य तकनीक के बाद दूसरा मैंने लिखा था इंक ब्लॉट टेस्ट, और तीसरा लिखा था मैंने बोध परीक्षण। अब इनका वर्गीकरण करें तो व्यक्तित्व मापन में किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है? तो साहचर्य परीक्षण है वह आपको 4 ही याद रखने हैं। सबसे पहला है शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण, और इसको बोला गया था WAT, वेट बोला गया था, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। परीक्षण शब्द में यहाँ उपयोग में नहीं ले रहा हूँ। दूसरा परीक्षण था मुक्त साहचर्य, मुक्त साहचर्य परीक्षण, और इसके लिए वर्ड यूज़ किया था फैट, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक नई विधि बनती है मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण। मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण, और इसके लिए वर्ड हुआ था एफ वेट हुआ था। तो वेट और फैट मिला के क्या बना? एफ वेट बना। ये दोनों की ही सम्मिलित विधि है।
तीसरी विधि की चर्चा करें तो वो है चित्र साहचर्य परीक्षण, लेकिन परीक्षा में ये पूछा नहीं जाता है चित्र साहचर्य परीक्षण, और चित्र साहचर्य परीक्षण को बोलते हैं PAT। चौथे नंबर पे आता है आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, और वाक्य पूर्ति परीक्षण को बोलेंगे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, SCT। तो इतने प्रकार के जो टेस्ट है वह साहचर्य तकनीक में आते हैं। वेट फैट दोनों को मिला दिया तो FWAT, PAT और SCT। इंक ब्लॉट टेस्ट की बात करें तो एक तो हरमन रोडशा का नाम आता है, लेकिन यहाँ दो नाम याद रखने हैं। यहाँ पे दो नाम कौन कौन से, तो हरमन रोडशा तो है ही, स्विस मनोवैज्ञानिक थे। एक तो आता है हरमन रोडशा का टेस्ट, लेकिन हरमन रोडशा के बाद एक व्यक्ति और आता है, वह है होल्ज़मैन। तो होल्ज़मैन का परीक्षण भी आपको याद रखना है। एक लाइन ही है इसके बारे में, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि शायद व परीक्षण का संबंध दो मनोवैज्ञानिक कौन कौन से, तो हरमन रोडशा एंड होल्ज़मैन है। और बोध परीक्षण में आपका आएगा TAT टैट और CAT कैट। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम आज जो पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 और 6 टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और कल की क्लास है वो TAT और CAT और इसके अलावा भी कितने टेस्ट बचते हैं उनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले साहचर्य तकनीक क्या होती है, तो साहचर्य तकनीक क्या होती है उसकी व्याख्या कर लेंगे और इसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला है साहचर्य तकनीक। साहचर्य तकनीक में 4 टेस्ट हैं, इसमें 2 की व्याख्या ज़्यादा करनी है। साहचर्य तकनीक का मतलब होता है आपके सामने कोई शब्द चित्र उद्दीपक है, शब्द के रूप में चित्र के रूप में एक उद्दीपक है, उस उद्दीपक के समक्ष आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उस उद्दीपक के समक्ष आपकी जो प्रतिक्रिया है वही कहलाएगी साहचर्य तकनीक। और ये साहचर्य तकनीक है उसको हम अभी 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इन 3 भागों से आप जो परीक्षण है उनको शॉर्ट में समझेंगे। सबसे पहला आता है शब्द साहचर्य, पहला भाग ये अपन ने पढ़ा था, सब शब्द साहचर्य, और इसी को बोला जाता है WAT, वेट बोला जाता है। यह सबसे प्राचीन विधि है, व्यक्तित्व परीक्षण की सबसे प्राचीन विधि है शब्द साहचर्य विधि प्रक्षेपी विधियों में। और इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसका प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। ये भी आपको याद रखना है कि शब्द साहचर्य विधि का सबसे पहला प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन द्वारा किया गया था। और किसके लिए किया गया था, तो मानसिक अस्वस्थता के मापन के लिए। अब देखिए व्यक्तित्व के जितने भी टेस्ट हैं वो कहीं न कहीं पागलों के लिए ही थे, तो मानसिक अस्वस्थता के मापन के लिए कौन सा टेस्ट डिज़ाइन किया गया था, शब्द साहचर्य परीक्षण, किसके द्वारा, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। अब यहाँ क्या है वह समझे, एक व्यक्ति के सामने कोई एक शब्द बोला जाता है, अब इस शब्द के संबंध में वह व्यक्ति किस प्रकार से अपने विचार व्यक्त करता है एक ही शब्द में, अर्थात इसके पर्यायवाची या इससे मिलते जुलते जो भी शब्द है उसका किस प्रकार से प्रयोग लेता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। जैसे कि खून शब्द बोला गया, खून, तब सामने वाला व्यक्ति इससे संबंधित क्या क्या जवाब दे सकता है, तो एक खून बोला तो एक बालक ने जवाब दिया चाकू, चाकू मारने से खून निकल गया, और दूसरे ने बोला खून एक संयोजी उत्तक है। तो प्रश्न एक ही है लेकिन दोनों का उत्तर है वह बहुत अलग अलग है, अर्थात एक का उत्तर है वह थोड़ा सा विध्वंसकारी है और एक का उत्तर है वो थोड़ा रचनात्मक है। तो एक शब्द के संबंधित उसका उत्तर है वो उसकी व्यक्तित्व की प्रकृति को दर्शाता है, अर्थात उसकी जैसी सोच होगी वैसा ही उत्तर देता है, इसलिए उस प्रक्षेपी विधि में शामिल है। तो यह कहलाता है शब्द साहचर्य परीक्षण। दूसरा परीक्षण आता है वह है मुक्त साहचर्य परीक्षण। मुक्त साहचर्य परीक्षण, फ्री एसोसिएशन टेस्ट, लेकिन इसी को बीच में शब्द भी जोड़ दिया तो ये हो गया मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण, और यही बन गया बाद में जाके FWAT बन गया। मतलब वेट का सुधरा हुआ रूप ही FWAT था, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें एक शब्द है उसका उपयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पे शब्दों की श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। पूरी एक श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। अब शब्दों की श्रृंखला का उपयोग करके
व्यक्तित्व के मापन, तो ये दो तरीके से काम करती है। यह व्यक्तित्व का भी मापन करती है, लेकिन यह टेस्ट है वो अपराधी बालकों की पहचान के लिए भी किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा टेस्ट है वो व्यक्तित्व मापन के साथ साथ अपराधी बालकों की पहचान करता है, तो वो कौन सा है? एफ-वेट है। इसको ज़रूर ध्यान रखें। इसमें जो शब्दों की एक श्रृंखला होती है, इस शब्दों की श्रृंखला में दो प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। एक प्रश्न होते हैं क्रांतिक प्रश्न और एक होते हैं तटस्थ प्रश्न। जब ये अपराधी बालकों की, जब बालकों के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे तब इसकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ शब्दों की श्रृंखला के माध्यम से उत्तर दिया जाता है और यहाँ केवल एक शब्द के माध्यम से उत्तर दिया जाता है। और लास्ट में आता है आपका इसी में ही, वह है चित्रपूर्ति परीक्षण। चित्रपूर्ति परीक्षण है वह आपको चित्रों के माध्यम से उत्तर देना है, लेकिन एक और टेस्ट है वह है वाक्य पूर्ति परीक्षण। इम्पोर्टेंट है ये वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण क्या होता है? तो वाक्य पूर्ति परीक्षण का अर्थ होता है अधूरे वाक्य को पूरा करना। अधूरे वाक्य को पूरा करना। यहाँ पे शब्द थे, उधर शब्दों की श्रृंखला थी, लेकिन यहाँ अधूरे वाक्य को पूरा करना अपनी भावना के अनुसार, वह कहलाता है वाक्य पूर्ति परीक्षण। जैसे कि मैं अपनी पत्नी से, मैं अपनी पत्नी से। अब इस वाक्य को ऐसे 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 करके छोड़ दिया, तो कुछ भाई तो ऐसे होंगे जो निपट गए होंगे अभी तक। पत्नी शब्द आते ही और यार माता खा जाती है, दिन भर चिड़चिड़ करती रहती है। मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, नफरत करता हूँ, ये करता हूँ, जो भी है, यहाँ आप अपनी भावना को प्रकट करेंगे। यह हो गया वाक्य पूर्ति परीक्षण। मेरी इच्छा है कि, मेरी इच्छा है कि, इस प्रकार से अधूरे वाक्य बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बालक अब इसका जवाब किस प्रकार से देता है, तो वही उसके व्यक्तित्व की निशानी है। जैसे कि मेरे सपनों की नायिका, मेरे सपनों की नायिका, जब ऐसा आता है तो क्या भरता है वो? मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य। इस प्रकार से कोई वाक्य है, उसको किस प्रकार से पूरा करता है? तो लगभग अधूरे वाक्यों को पूरा करना, और यहाँ पे जिस प्रकार से वह उत्तर देगा वही उसके व्यक्तित्व की निशानी होगी। तो बिल्कुल ये जितनी भी साहचर्य तकनीक है वो बहुत पुरानी थी, लेकिन अमनोवैज्ञानिक थी, इसलिए इसका प्रयोग बाद में कम कर दिया गया। इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है शाही डब्बा परीक्षण। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, शाही डब्बा परीक्षण, और इसको बोला जाता है IBT। और शाही डब्बा परीक्षण में सबसे पहला ही पढ़ेंगे अपन, वह है हरमन रोडशा का टेस्ट। हरमन रोडशा का इंक ब्लॉट टेस्ट। हरमन रोडशा का संबंध किस देश से था? तो यह एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपना टेस्ट कब दिया था? तो इन्होंने अपना टेस्ट दिया था 1921 में। ठीक है, इनका संबंध स्विस से था। यह 1921 में अपना टेस्ट दिया था। कहते हैं कि यह अचेतन मन का गहराई से अध्ययन करता है। अचेतन मन का गहराई से अध्ययन करता है, इसीलिए इस टेस्ट को कहा जाता है व्यक्तित्व का एक्सरे। इसे व्यक्तित्व का एक्सरे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अचेतन मन का गहराई से अध्ययन करता है। लेकिन वास्तव में ये जो टेस्ट बना था वह पागलों के लिए बना था। व्यक्तित्व के जितने भी टेस्ट वो पागलों के लिए, अपराधियों के लिए बने थे, लेकिन कहीं न कहीं आप भी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। कहीं न कहीं एक व्यक्ति में अपराधी का गुण होता ही है। तो हरमन रोडशा का टेस्ट था, वह इंक ब्लॉक टेस्ट है, वो 1921 में निर्मित हुआ। यह अचेतन मन का गहराई से अध्ययन करता है, इसीलिए इसको व्यक्तित्व का एक्सरे कहा जाता है। यह व्यक्तित्व के तीनों पहलुओं का अध्ययन करता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न। अचेतन मन का, उसके साथ ही व्यक्तित्व के तीनों पहलुओं का गहराई से अध्ययन करता है। और तीन पहलू आते ही आपको तो रट लेना है। वो तीन पहलू कौन कौन से हैं? तो एक संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। यह व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक पक्ष का भी अध्ययन करता है, व्यक्तित्व के क्रियात्मक पक्ष का भी
अध्ययन करता है और व्यक्ति के भावात्मक पक्ष का भी अध्ययन करता है। इसीलिए यह फिर क्या कहलाता है? व्यक्तित्व का एक्सरे कहलाता है। इस पूरे परीक्षण में कुल कितने कार्ड है? अब टिपिकल क्वेश्चन जो फैक्ट से संबंधित है, यह परीक्षण करने के लिए हरमन रोडशाह ने कुल 10 कार्ड बनाए थे। उनके चित्र आपको कहीं न कहीं गाइड्स में मिल जाएंगे। वो चित्र इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे साई के धब्बे थे जिसमें कुछ आकृतियाँ दिखती है आपको भी। जैसे कि आकाश में एक बादल देखा और एक बादल को देखने के बाद जब आपसे पूछा जाए कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो आपकी इमेज लगभग इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से हो जाएगी। तो आपको एक ऐसी अनियमित आकृति में कोई मीनिंगफुल शेप दिखाई देती है तो वही कहलाता है आपका अचेतन मन। ठीक है, तो आपने घर में आंगन में एक लोटे से पानी डाला और एक लोटे से पानी डालने के बाद ऐसी आकृति बन गई, या लोटे से पानी डालने के बाद कुछ लगभग ऐसा बन गया, आपने कहा ओ ये तो भारत का नक्शा हो गया। तो लगभग आपको अनिश्चित आकृतियों में भी कुछ आकृतियाँ आपको दिखाई देती हैं। यही आकृतियाँ आपकी मन की भावनाओं को ही प्रकट करती है। तो लगभग इस प्रकार के जितने भी शेप्स थे उनको 10 कार्ड में उसने बनाया। ये 10 कार्ड किस प्रकार के थे? तो आपको याद रखना, इस 10 कार्ड का वर्गीकरण करेंगे। 5 + 2 + 3, ये 5 कार्ड थे। वह कैसे थे? काले और सफ़ेद। काले सफ़ेद, यहाँ सफ़ेद बैकग्राउंड था लेकिन ब्लैक स्पॉट थे उसके ऊपर। 2 कार्ड है वह लाल रंग के थे और 3 कार्ड है वह अन्य रंग के थे। तो इन 10 कार्डों का वर्गीकरण 5 + 2 + 3 में किया गया। तो हरमन रोडशाह के टेस्ट में कुल कितने कार्ड का प्रयोग किया गया? 10 कार्ड का प्रयोग किया गया। अब जिस व्यक्ति का परीक्षण करना है, मान लीजिए इस व्यक्ति का परीक्षण करना है, तो इस व्यक्ति के सामने 10 कार्ड प्रस्तुत किए जाते थे और इस 10 कार्ड को प्रस्तुत करने के बाद इसका एग्जीक्यूशन किया जाता था इस टेस्ट का। लेकिन इस टेस्ट का एग्जीक्यूशन करते वक्त इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से आपको ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी की किताब में भी ये नहीं है क्योंकि आधा अधूरा दिया हुआ है। लेकिन एस.के. मंगल की किताब पढ़ेंगे तो पूरा वर्णन आपको शायद मिल जाए, और शायद वर्धमान खुला विश्वविद्यालय उसमें भी अच्छा मैटर दिया हुआ है। तो सब जगह से इकट्ठा किया हुआ है। इस 10 कार्ड को देखने के बाद एक बालक किस प्रकार से उत्तर देता है, उस उत्तर का विश्लेषण किया जाता है और इस उत्तर के विश्लेषण के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि एक बालक को ये 10 कार्ड बताए गए, तो इस 10 कार्ड की स्थिति के बारे में, यहाँ ध्यान से समझिएगा, इन 10 कार्ड की स्थिति के बारे में, इस 10 कार्ड की विषय वस्तु के बारे में और इस 10 कार्ड की मौलिकता के बारे में, जो जवाब दे रहा है उसकी मौलिकता के बारे में, और जो जवाब दिया उसके निर्धारक तत्व, इस निर्धारक तत्व के आयाम, अर्थात हरमन रोडशाह ने कितने आयामों के आधार पर व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास किया। तो हरमन रोडशाह ने कितने आयाम? 4 आयाम, स्थिति, विषय वस्तु, मौलिकता और निर्धारक तत्व। इन 4 आयामों के आधार पर ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने का प्रयास किया और उसने कुछ संकेतांक दिए थे। उन संकेतांक के आधार पर ही व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास किया गया। आपको बिल्कुल ईजीएस्ट याद रखना है। कैसे याद रखना है वो देखें। 4 कॉलम उसने बनाए, स्थिति का कॉलम बनाया, एक विषय वस्तु का कॉलम बनाया और एक मौलिकता का कॉलम बनाया। विषय वस्तु, स्थिति और मौलिकता, फिर मैं लिख देता हूँ एक स्पष्ट रूप में। एक आयाम उसने निर्धारित किया स्थिति का। स्थिति के बाद दूसरा कॉलम बनाया उसने विषय वस्तु का, विषय वस्तु का। तीसरा कॉलम उसने बनाया मौलिकता का, मौलिकता। और चौथा कॉलम बनाया उसने निर्धारक तत्व का, निर्धारक तत्व। ये निर्धारक तत्व ने अब क्या होते हैं वो बता देते हैं। स्थिति का मतलब क्या है कि जब किसी बालक ने कोई कार्ड देखा, कार्ड देखने के बाद उसने अपना उत्तर किस प्रकार से दिया, तो उसको नोटिफाई करने के लिए उसने 4 संकेत इस्तेमाल किए, कैपिटल W, कैपिटल D, स्मॉल d और स्मॉल s। अब इसको कैसे समझना है? बिल्कुल आसान है कि जब किसी बालक ने
कोई कार्ड देखा तो उसका उत्तर देने का तरीका है, उसको देखकर उसने कुछ संकेतांक दिए थे। डब्ल्यू कब दिया उसने? तो कोई भी व्यक्ति वो कार्ड को पूरा देखकर उत्तर देता है। कार्ड को पूरा देखकर उत्तर दिया उसने, मतलब पूरे कार्ड का बिल्कुल व्यवस्थित अध्ययन किया और कार्ड को पूरा देखकर उत्तर दिया, तब हरमन रोशा ने उसे डब्ल्यू है वह संकेत दिया। डब्ल्यू उसके लिए था, अगर कोई बालक है वह कार्ड को पूरा गंभीरता से अध्ययन करे और फिर उत्तर दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ 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 वो देख लिया, ऐसा नहीं, पूरा अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उसने उत्तर दिया, तो उस बालक के लिए उसने डब्ल्यू संकेतांक का प्रयोग किया। अब मान लीजिए उसी कार्ड को किसी बालक ने देखा, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि उसको देखने के बाद अगर वह बढ़ा चढ़ाकर उत्तर दे, बढ़ा चढ़ाकर उत्तर देता है, तो बढ़ा चढ़ाकर उत्तर देने वाले को उसने क्या दिया? डी। ठीक है, तो बढ़ा चढ़ाकर उत्तर देने वाला है वह कौन सा संकेत प्राप्त करेगा? डी। पूरे कार्ड को देखकर उत्तर दिया, डब्ल्यू। अगर उसका उत्तर बढ़ा चढ़ाकर दिया है तो कैपिटल डी। लेकिन अब छोटी डी का मतलब क्या होता है वो समझे। छोटी छोटी बातें उस कार्ड में, उनका भी गहराई से उत्तर दिया। छोटी छोटी बातों का गहराई से उत्तर देना, छोटी छोटी बातों का गहराई से उत्तर देना। अगर छोटी छोटी बातों का गहराई से उत्तर देता है तब उस बालक को उसने संकेतांक दिया डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है और स्मॉल एस का मतलब क्या है वो समझें। कार्ड देखा, जैसे कि मान लीजिए उसने उसके सामने एक ऐसा कार्ड प्रस्तुत किया गया, इस कार्ड में मान लीजिए इस प्रकार की एक मिरर शेप बनी हुई है। इस कार्ड को देखने के बाद उसने पूरे कार्ड को गहराई से देखा, उत्तर दिया, तो डब्ल्यू। इस कार्ड के बारे में उसने बढ़ा चढ़ाकर उत्तर दिया, तो फिर क्या है? कैपिटल डी है। इसमें छोटी छोटी बातों का भी, ये निशान यहाँ पे भी ब्लॉट, सब बातों का उसने अध्ययन किया तो स्मॉल डी हो जाएगा। लेकिन एक बालक खाली स्थान जो है उनके बारे में भी व्याख्या करता है, खाली स्थानों के बारे में, तो उनको स्मॉल एस से नोटिफाई किया गया। तो खाली जगहों की के बारे में प्रतिक्रिया देना, एक कार्ड है उस कार्ड की खाली जगहों के बारे में प्रतिक्रिया देना। तो ये चार थे, वह चार स्थिति से संबंधित संकेतांक थे। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि हरमन रोशा के चार आयाम थे, उस चार आयाम में पहला स्थिति आयाम है, उसके लिए कितने संकेतांक प्रयोग किए गए? चार। कौन कौन से? कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डी, स्मॉल डी और स्मॉल एस। कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, कैपिटल डी क्या होता है, स्मॉल डी क्या होता है, स्मॉल एस क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। अब आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब क्या है? उसने उस कार्ड को देखा, उत्तर तो दिया, उत्तर इतने प्रकार से दे सकता है, चार प्रकार से, लेकिन उसके उत्तर में उसे क्या दिखता है? विषय का वस्तु का मतलब है उस कार्ड में उसने क्या देखा, उसके बारे में भी उसने संकेतांक डिसाइड किए। संकेतांक यहाँ पे कौन से थे? एच। यहाँ इजी है। विषय वस्तु मतलब उसने इस चित्र में क्या देखा, तो किसी को बादलों में कुछ पशु नज़र आते हैं, व्यक्ति नज़र आते हैं, किसी को गणेश जी नज़र आते हैं, शंकर भगवान नज़र आते हैं, किसी को कोई मर्डर करता हुआ नज़र आता है, किसी को ये नज़र आता है, किसी को अपनी प्रेमिका नज़र आती है। ये सब चीज़ें उसके मन में है, वही नज़र आता है, कोई और दूसरा नज़र नहीं आता है। तो आप भी ध्यान रखें, आपको जैसा नज़र आता है, कुत्ता बिल्ली, तो कुत्ता ही नज़र आता है बहुत सारे को, तो आपकी प्रकृति कुत्ते जैसी है, ये भी ज़रूर ध्यान रखें। अब यहाँ क्या देखा? अगर आप मानव आकृति देखते हैं, मानव आकृति देखते हैं, तो हरमन रोशा ने ह्यूमन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया? एच यूज़ किया। कि जब किसी को इस कार्ड में मानव आकृति दिखाई देती तो एच इस्तेमाल किया। ए इस्तेमाल किया था जब आपको पशु दिखता है, एनिमल, तो ए का मतलब हो गया जब किसी व्यक्ति को इस कार्ड में पशु आकृति नज़र आती है तो उसके लिए ए यूज़ किया। ए प्लस एच यूज़ किया। एक ए प्लस एच का मतलब पशु और मानव दोनों नहीं, पशु और मानव की क्रियाएं नजर आए। ए का मतलब क्या हो गया? एनिमल, पशु, और एच का मतलब क्या गया? ह्यूमन। पशु एवं मानव दोनों ही क्रियाएं करते नजर आए, अर्थात आपको लगे कि एक घोड़े पर बैठकर एक आदमी है वो युद्ध के लिए जा रहा है, तो ये हो गया ए प्लस एच। तो पशु और मानव क्रियाएं करते नजर आए तो उसको नाम दिया था, क्या दिया था? ए प्लस एच। एन सॉरी
एन। एन का मतलब है नेचर। अगर आपको इस आकृतियों में नेचर नजर आए, यानी कि प्रकृति नजर आए, जैसे कि नदियाँ नजर आए, नदियों के साथ साथ आपको पहाड़ नजर आए, नदियाँ, पहाड़, झरने, इस प्रकार की आकृतियां नजर आए, तो वहाँ पे एन अक्षर से नोटिफाई किया जाता था हरमन रोशाय। जैसे कि आपको इसमें एक पहाड़ है, इस पहाड़ के बीच में से एक नदी निकलती दिखती है, इसका मतलब आप नेचर के बारे में सोच रहे हैं। आप हरिद्वार जाके आए तो आपको बादलों में गंगा नदी ही दिखेगी, ये भी मेरा क्लियर पॉइंट है। तो एन आए तो इसका मतलब है नेचर देख रहा है। और जब ओ संकेतांक दिया जाए तो ओ संकेतांक का मतलब है आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर आता है। ऑब्जेक्ट नजर आता है अर्थात आप किसी अनिश्चित आकृति में किसी ऑब्जेक्ट को खोजते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब है वस्तु, अंग्रेजी वाला ऑब्जेक्ट नहीं है भाई यहाँ पे। वस्तु का मतलब है एक महिला है, वो बादल को देख रही है, उस बादल को देखने पर उसको बेलन नजर आए, झाड़ू नजर आए, हो सकता है। इसके बाद बर्तन नजर आए, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई इंसान देख रहा है, मानव मतलब एक पुरुष देख रहा है, उसको एक पाना नजर आए, ऐसा ठीक करने का पाना, स्कूटर नजर आए, तो ये ऑब्जेक्ट हैं। अगर ऑब्जेक्ट नजर आते हैं तो उसको ओ संकेतांक दिया गया। तो अब यहाँ फिर एक बार समझ लें कि हरमन रोशा ने, एक व्यक्ति ने क्या देखा, उसके आधार पर कितने संकेतांक यूज़ किए, एच, ए प्लस एच, एन और ओ। ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। एच का मतलब ह्यूमन होता है, ए का मतलब एनिमल होता है, ए प्लस एच का मतलब क्या होता है, पशु एवं मानव की क्रियाएं। क्रियाएं वर्ड यूज इंपॉर्टेंट है। एन का मतलब नेचर नजर आए, और ओ का मतलब उसको कोई ऑब्जेक्ट नजर आए। बेलन महिलाओं का बहुत बड़ा हथियार है, कहाँ कहाँ काम आता है, हम इसकी व्याख्या अभी यहाँ नहीं करेंगे। तो इतनी चीज़ें अगर नज़र आती है तो इसको इस प्रकार का संकेतांक दिया गया। अब एक्स्ट्रा बात करें अपन कि इसके अलावा अब आता है मौलिकता। मौलिकता का अर्थ क्या होता है, इसको भी आपको समझना है। और मौलिकता से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मौलिकता को कैसे समझेंगे। आपका उत्तर है, जो उत्तर दिया वह बिल्कुल पहले से उसको पता है कि इसका उत्तर यही दे सकता है व्यक्ति, उसको बोलते हैं प्रचलित उत्तर। क्या बोलते हैं, प्रचलित उत्तर। आपने कोई प्रचलित उत्तर ही दिया तो ठीक है, और दूसरा आपने कोई मौलिक उत्तर दिया जो कहीं भी नहीं मिला, ऐसा उत्तर दिया, तब आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो इसने संकेतांक दिए थे। प्रचलित उत्तर के लिए उसने पी वर्ड यूज किया, और मौलिक उत्तर के लिए उसने ओ संकेतांक। तो यहाँ ओ संकेतांक दो है, एक यहाँ पे भी यूज होता है और एक मौलिक उत्तर के लिए भी यूज होता है। तो ओ संकेतांक है, यह यूज किया। तो देखें, हर चीज के लिए संकेतांक दिए थे। स्थिति के लिए 4 संकेतांक दिए थे, बिल्कुल याद रखना है। विषय वस्तु के लिए कितने संकेतांक दिए थे, 1, 2, 3, 4 और 5 संकेतांक। और मौलिकता के लिए कितने संकेतांक दिए थे, 2 संकेतांक दिए थे। अब बचता है निर्धारक तत्व। उस स्लाइड को अपन वापस पढ़ेंगे। निर्धारक तत्व। निर्धारक तत्व का मतलब क्या है, इसको आप समझ लें कि आपने इस डब्बे में कोई आकृति देखी, इस डब्बे में आपने कुछ भी आकृति देख ली। इस आकृति को देखने के लिए उस कार्ड में आपने कौन कौन सी चीज़ों का सहारा लिया। हो सकता है आपने इससे मिलती जुलती, यहाँ पे कोई डब्बा है, उस डब्बे का ही सहारा लिया, या फिर हो सकता है इसके रंग का सहारा लिया, हो सकता है इसके मूवमेंट है, जो भी आपको लग रहा है पक्षी उड़ रहा है, या फिर इसकी जो शेड दी गई है अलग अलग रंग की, उनका सहारा लिया। अर्थात निर्धारक तत्व क्या होते हैं, आपने आकृति देखने के लिए उस कार्ड में किन किन चीज़ों का सहारा लिया। तो केवल अगर आप डब्बा देखकर उत्तर देते हैं, या हो सकता है उस डब्बे का रंग देखकर उत्तर देते हैं, या उस आकृति की गतिशीलता को देखकर उत्तर देते हैं, या उस कार्ड की शेडिंग को देखकर उत्तर देते हैं। तो अगर डब्बे को देखकर कोई उत्तर देता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉट, तो उसको एफ नाम दिया। रंग को देखकर तो उसको सी संकेतांक दिया। गति को देखकर उत्तर देता है तो एम संकेतांक दिया, और शेडिंग को देखकर उत्तर देता है तो उसको के संकेतांक दिया। तो 4 संकेतांक यहाँ पे भी है। तो अब कितने संकेतांक हुए, फिर समझ लें। डब्ल्यू, डी, डी, एस, फिर आता है एच, ए प्लस एच, एन, ओ, पी और ओ, और अगले संकेतांक कौन से, एफ, सी, एम, के। इसका अर्थ समझ लीजिए क्या होता है, मैं फिर लिख देता हूँ संकेतांक।
एक तो संकेतांक स्थिति के कौन से थे, W, फिर था D, फिर था स्मॉल d और फिर था S। किसके संकेतांक है ये, स्थिति के। अगर विषय वस्तु की बात करें तो कौन कौन से संकेतांक है विषय वस्तु में, तो विषय वस्तु के संकेतांक है H, H के बाद आता है A के बाद आता है A प्लस H, A प्लस H के बाद आता है N और N के बाद आता है O। H A प्लस H पूरा है, फिर N है, फिर O है। यहाँ संकेतांक कितने हैं, 4 हैं। यहाँ संकेतांक कितने हैं, 5 हैं। अगला है मौलिकता के बारे में, तो 2 संकेतांक है P और O। और निर्धारक तत्व के बारे में चर्चा करें तो उसके कितने संकेतांक हैं, 4। धब्बे को देखकर, रंग को देखकर, गति को देखकर और शेडिंग को देखकर। अब ये सारे उसने संकेतांक हरमन रोशा ने एक टेस्ट को लेते लेते लिख दिए कि एक बालक अपने उत्तर दे रहा तो इसमें से भी कोई दिया, इसमें से भी एक कोई दिया, इसमें से भी दिया संकेत, इसमें से भी दिया। चारों 4 पैरेलल चलते रहते। जब बालक उत्तर देते रहता है 10 कार्ड पूरे हो जाएं। इस 10 कार्ड पूरे होने के बाद उसने 4 केस बनाए। केस 1, कैसे किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा। केस 1 का मतलब क्या हुआ समझ लें। केस 1 में अगर W है, इसमें से है ना, पहले से बात करें, W की संख्या है वह कैपिटल D और D से ज़्यादा है। व्हेन W इज़ ग्रेटर देन D एंड D, अगर ऐसा होता है मतलब W है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है D और D से, इसका मतलब वह व्यक्ति कैसा होगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। वह व्यक्ति कैसा होगा, बुद्धिमान होगा और बुद्धिमान के साथ साथ होगा परिपक्व, क्योंकि पूरी चीज़ें वो ध्यान से देख रहा है। W किसके लिए यूज़ किया था, तो कार्ड को पूरा देखना। D और D किस लिए उपयोग किया था, बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना है, छोटी छोटी बातें देखनी है। लेकिन W का मान ज़्यादा है D और स्मॉल d से, तो बुद्धिमान एवं परिपक्व व्यक्ति होगा। सेकंड केस की बात करें, केस सेकंड में क्या है, तो केस सेकंड में भी आपको याद रखना है ये कंडीशंस हैं। इफ़ ये पूछी जा सकती है हरमन रोशा, इतना छोटा नहीं है जितना आपको दिखता है। केस सेकंड क्या होता है वह समझे। केस सेकंड का मतलब है इसमें 2 कंडीशन है। अगर C का मान है वह M से ज़्यादा है, एक कंडीशन ये हो सकती है, या फिर उसका उल्टा कर दे, M का मान C से ज़्यादा है। ये दोनों ही कंडीशन में क्या होगा व्यक्ति, तो यहाँ दोनों कंडीशन में देखें, अगर इस प्रकार का व्यक्ति है जिसमें C का मान ज़्यादा है, अब C कहाँ पे है, यहाँ से, यहाँ C और M को लिया गया है। C का मतलब है कलर और M का मतलब है गति, मूवमेंट। अगर C का मान ज़्यादा है, अगर रंग को देखकर ज़्यादा व्यक्ति है, वह अपना मतलब उत्तर देता है, तो वह व्यक्ति कहलाएगा बहिर्मुखी। और अगर इसका उल्टा होता है, M का मान ज़्यादा है, इसका मतलब वह व्यक्ति होगा अंतर्मुखी। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। तो हरमन रोशा के अनुसार बहिर्मुखी व्यक्ति कब होगा, व्हेन C इज़ ग्रेटर देन M, और अंतर्मुखी व्यक्ति क्या कब होगा, जब M इज़ ग्रेटर देन C। तो ये केस सेकंड में C और M की जो निर्धारितता थी। केस 3 क्या होता है उसको समझें। केस 3 का मतलब है K की संख्या बहुत अधिक है। इन पूरे में से अगर K की संख्या बहुत अधिक आती है, मतलब ये जितने भी निरीक्षण किए उसमें अधिकतर है वह K का मान सर्वाधिक आता है। तो K की संख्या सर्वाधिक आती है, तो K की संख्या अधिक है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वह व्यक्ति कैसा है, तो वह व्यक्ति चिंतित है, चिंतित रहने वाला होता है। चिंतित के साथ वह व्यक्ति निराशावादी होता है, निराशावादी, और निराशावादी के साथ साथ उन व्यक्ति में हीनता का भाव पाया जाता है। मतलब जो कार्ड की शेड को देखकर ही अपने उत्तर दे रहा है, इसलिए वह व्यक्ति है वह चिंतित प्रकृति का, निराशावादी या हीनता का भाव रखने वाला व्यक्ति माना जाएगा। और अगला है, अगर M का मान सबसे अधिक आए, M का मान सबसे अधिक आए, मतलब गतिशीलता सबसे ज़्यादा दिखे उसको, इसका मतलब समझ लीजिए केस 4 M का मान सर्वाधिक आए, तो गतिशीलता वह किसका प्रतीक है, कल्पनाशीलता का। तो अगर किसी व्यक्ति में M का मान सर्वाधिक आए
तो m का मान सर्वाधिक आने पर वह व्यक्ति कैसा कहलाएगा? कल्पनाशील कहलाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको फिर एक बार थोड़ा सा देख लेना है। बुद्धिमान और परिपक्व व्यक्ति कब होगा? जब w का मान d और d से ज़्यादा हो। बहिर्मुखी व्यक्ति कब होगा? जब c का मान m से ज़्यादा हो। अंतर्मुखी व्यक्ति कब होगा? जब m का मान c से ज़्यादा हो। k की संख्या सर्वाधिक आए तो व्यक्ति कैसा होगा? चिंतित, निराशावादी और हीनता का भाव रखने वाला। और केस 4, m का मान सर्वाधिक हो तो व्यक्ति कैसा माना जाएगा? कल्पनाशील माना जाएगा। तो यह था हरमन रोडशा का टेस्ट। आपको इतना डीप कहीं नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। इससे बेटर कोई नहीं समझा पाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। एक बार रट लीजिए, परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ एक बार समझ लीजिए, परीक्षा से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपको ये जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट हमेशा आपको याद रखना है। यही हरमन रोडशा का टेस्ट था। अगर मैं परीक्षक होता या मैं परीक्षक बना तो आपको इसमें से ही एक प्रश्न देता। अब अगली बात करें इंक ब्लॉक टेस्ट का। इस इंक ब्लॉक टेस्ट का उपयोग कहाँ किया गया? तो चिकित्सीय, जो हरमन रोडशा का टेस्ट था वो पागलों के लिए ही था, तो यह उपयोग किया गया चिकित्सीय निदान हेतु, मतलब मानसिक रोगियों के उपचार हेतु इसका प्रयोग किया जाता था। और इसका प्रयोग है वो बाल निर्देशन, छोटे बच्चों को निर्देशन देने में, व्यावसायिक निर्देशन के लिए, व्यावसायिक निर्देशन के लिए इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है, अभी भी किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इसलिए आपको याद रखना है। अब आईबीटी एक तो हरमन रोडशा ने दिया, और आईबीटी दूसरा किसने दिया? तो आईबीटी दूसरा दिया था होल्जमैन ने। तो दूसरा आईबीटी देने वाले थे होल्जमैन। इस होल्जमैन ने अपना परीक्षण कब दिया? तो होल्जमैन ने अपना परीक्षण दिया था 1961 में। तो देखिए, साई दब्बा परीक्षण का जो ठेका है वो हरमन रोडशा ने नहीं लिया है। साई दब्बा परीक्षण दो व्यक्तियों ने दिया था। एक तो हरमन रोडशा ने सबसे पहले दिया था, इसके बाद होल्जमैन ने दिया था। होल्जमैन ने 45 कार्ड बनाए थे, अर्थात 45 साई के डब्बे रखे थे, 45 साई के डब्बे। और सबसे इंटरेस्टिंग, होल्जमैन ने जो ये टेस्ट बनाया था वह महिलाओं के व्यवहार को जानने के लिए बनाया था, महिलाओं के व्यवहार को जानने के लिए। अर्थात महिलाओं में सर्वाधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। मैं नहीं कहता, ये होल्जमैन कहता है, संवेगात्मक अस्थिरता। और महिलाओं में ही सर्वाधिक द्वंद्व पाए जाते हैं, और महिलाओं में ही सर्वाधिक अचेतन मन पाया जाता है। इसने अपनी व्याख्या कैसे की वो समझें कि महिलाओं, अब महिलाओं की बात नहीं करेंगे अपन सिर्फ अचेतन की बात करेंगे कि अचेतन की बातों को चेतन में लाकर अध्ययन करना ही मनोविश्लेषण है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने यही कहा था। और कहा जाता है कि व्यक्तित्व का सर्वाधिक जो भाग है वो किससे निर्मित होता? अचेतन। यहाँ पे 45 साई के धब्बे हैं, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित किस प्रकार से मापन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो इसने कहा था कि आप किसी व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कीजिए, उस परिस्थिति को देखकर व्यक्ति है वह अपनी अचेतन की बातों को चेतन में ले आएगा। सिंपलेस्ट है, कैसे? तो आपने एक फिल्म देखी होगी बॉडीगार्ड। इस बॉडीगार्ड फिल्म का एक गाना देखा होगा। जब भी हम क्लास में इसका एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल देता ही हूँ। इस बॉडीगार्ड फिल्म में कौन सा गाना था? तो सब यही कहते, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी। ठीक है, अब गाने तो 10 थे, 8 थे, लेकिन सबको यही गाना अच्छा लगता है। और जब ये गाना आप हेडफोन लगा के सुने अकेले में, तो आपके बहुत सारे अचेतन मन के विचार है वो अपने आप चेतन में आ जाएंगे। वहाँ पे सलमान खान गायब हो जाएगा, और फिर आप खुद आ जाएंगे, करीना कपूर गायब हो गई और आपकी वाली आ जाएगी। तो कहीं न कहीं अचेतन की बातें वह चेतन में लाने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करके ऐसा कार्य किया जा सकता है। और यही 45 साई के डब्बे थे, वह किसी न किसी प्रकार से एक परिस्थिति का निर्माण करते थे जिसके द्वारा अचेतन की बातें चेतन में आ जाती थी। तो ये हरमन रोडशा और होल्जमैन का टेस्ट कंप्लीट हुआ। कल हम चर्चा करेंगे बोध परीक्षण TAT और CAT, इसके बाद समायोजन
और रक्षा युक्तियाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछी जाती है। आज का टेस्ट होगा, इसी पे आधारित प्रतिदिन टेस्ट होते हैं हमारे। इस प्रतिदिन टेस्ट के लिए एक ग्रुप बनाया है केवल टॉपर्स के लिए हमने। अगर आप इसमें टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो 9460377145 पे अपना नाम और आपका जिला ये दोनों आप भेज दें और हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। प्रतिदिन रात 8 बजे 15 प्रश्न का टेस्ट लिया जाता है। इस वीडियो के आधार पर आप कितना सीखे और कितना देखा यह पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।